अफगानिस्तान में महिलाओं के प्रदर्शन से तालिबान डर गया है। तालिबान ने विरोध को देखते हुए नया नियम जारी किया है। तालिबानी गृह मंत्रालय ने नए नियम के तहत कहा है कि प्रदर्शन करने के लिए 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी। नए नियमों के मुताबिक कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए न्याय मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद नारे, जगह, समय और प्रदर्शन से जुड़ी हर बात सुरक्षा एजेंसियों को बतानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन और तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि तालिबान में चीन को दिक्कत है तो चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बिठाने में लगा है, जैसा पाकिस्तान, रूस और ईरान कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया है कि उसकी नज़र चीन पर बनी रहेगी, जो कि तालिबान को आर्थिक सहायता देने की बात कर रहा है। तालिबान सरकार में पत्रकारों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। पत्रकारों की पिटाई की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये पत्रकार महिलाओं के प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे, जिन्हें तालिबान ने गिरफ्तार करने के बाद मारपीट की और बाद में छोड़ दिया। टोलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान ने काबुल के एक दैनिक अखबार के 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के नामों के ऐलान के बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। चीन ने बुधवार को ऐलान किया कि वो नई तालिबानी सरकार के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई सरकार को मान्यता देने की बात भी स्वीकारी है। तालिबान सरकार को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि इस बार तालिबान सरकार पिछली बार की तरह अत्याचार नहीं करेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती के सुर भी फारूक अब्दुल्ला से मेल खाते हैं। महबूबा का कहना है कि तालिबान कुरान के हिसाब से शरिया कानून का पालन करेगा। मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा होंगे। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच ये फैसला किया गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। उसके फलस्वरूप रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जाती है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त होगा। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसान नेता राकेश टिकैत ने धोखा बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग ने पिछले साल गेहूं की पैदावार की लागत 1459 रुपए बताई थी, जिसे इस साल घटाकर 1000 रुपए कर दिया। ऐसे में किसानों के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह पिछले साल समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया था, अगर उस फॉर्मूले को भी लागू किया जाए तो किसानों को 71 रुपए कम दिए गए हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन जारी है। प्रशासन और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कल एक बार फिर 3 घंटे बातचीत हुई।
लेकिन किसानों का धरना खत्म नहीं हुआ। किसान संगठन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जब प्रशासन ने उनकी ये मांग नहीं मानी तो उन्होंने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लाठीचार्ज का निर्देश देते दिख रहे थे। इसके बाद से ही किसान संगठन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने वायुसेना के लिए 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर स्पेन से 16 विमान मिलेंगे, जबकि 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम 10 साल के भीतर तैयार करके वायुसेना को सौंपेगी। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी। असम में जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ा हादसा हो गया। नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नावों में करीब 120 यात्री सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हुए हादसे पर दुख जताया है। यूपी चुनाव में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर की रैली में उन्होंने खुलकर मुस्लिम समाज से वोट मांगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम समाज को इकट्ठा होना होगा। उनकी पूरी कोशिश है कि यूपी के 19% मुस्लिमों को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए। ओवैसी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ 19% मुस्लिम हैं। आप सबको एक तरफ आना होगा। यूपी में जहाँ पर हर बिरादरी की एक सियासी आवाज है, नुमाइंदा है, मुस्लिमों का कौन है? आपने किसे अपना नेता बनाया है? मुसलमानों में एक बड़ी टर्निंग है, डिजायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकोनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। कल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए अपने प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा कंदरलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड, गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, भूपेंद्र यादव को मणिपुर और देवेंद्र फडणवीस को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम जरूर एक सीट हारे हैं, लेकिन वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कई तरह की धांधली हुई थी। नंदीग्राम में चुनाव के दौरान भी वही सब हुआ। किसी को ठीक से वोट डालने नहीं दिया गया। उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से मैदान में उतर रही हैं। 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक किसी से बात करते हुए एसडीएम को जूतों से मारने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीतापुर के गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद किसी शख्स से बात करते हुए विधायक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मौजूद रहेंगे। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। विराट कोहली को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं रोहित शर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को भी टीम में जगह दी गई है। विकेटकीपर की भूमिका में ऋषभ पंत और ईशान किशन को रखा गया है।
ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा राहुल चाहर, रविंद्र चंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में खेला जाएगा। इसका फाइनल 14 नवंबर को होगा। भारतीय टीम अपने सुपर 12 चरण की शुरुआत 24 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। बेल्जियम की 19 साल की पायलट ज़ारा रदरफोर्ड अगर अपने प्लान में कामयाब हुई तो वो दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की युवती होंगी। वो दुनिया के सबसे तेज माइक्रोलाइट विमान से 51,000 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती हैं। अपने इसी अभियान के तहत वो कोस्टा रिका पहुंची। रूस में एक किसान ने अनोखा कमाल कर दिखाया है। साइबेरियाई मौसम में उसने मोती के आकार का सेब उगाया है। सेब आकार में इतने छोटे हैं कि एक छोटी सी माचिस की डिबिया में 6 से 7 सेब रखे जा सकते हैं। उनके इन सेबों की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स के पिता जेमी स्पीयर्स ने सिंगर के कंजर्वेटरशिप यानी संरक्षक की जिम्मेदारी से हटने का फैसला किया है। साल 2008 से ब्रिटनी के जीवन और उनके पैसों की देखरेख उनके पिता जेमी ही कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इससे पीछे हटने के लिए लॉस एंजलिस की एक अदालत में याचिका दायर की है।